हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 49। कुसुम कमरे के अंदर जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। शिल्पा कुसुम को गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरा दिल कहता था कि तुमने कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। सारा गांव कहता है कि कुसुम ने कलानौर पर बदनामी का वो दब्बा लगा दिया है कि वो कभी भी मिट नहीं सकेगा, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी बहन कुसुम ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो। तुम्हें अपना चरित्र अपनी जान से प्यारा है। लेकिन कुसुम, एक बात पूछूं? कुसुम पूछो। शिल्पा, ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुम कोठे पर आ बैठी? कुसुम, यह सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगी? शिल्पा, मैं खुद नहीं आई, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। कुसुम बहन, यहाँ अपनी मर्जी से कौन लड़की आती है? यहाँ पर तो धोखाधड़ी करके लाचार लड़कियों को लाया जाता है। शिल्पा, वो लड़का कौन था जिसको हम लोगों ने वीडियो में तुम्हारे साथ देखा था? तुम किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कलानौर से बाहर निकल रही हो। कुसुम, इस बात को रहने दो, क्योंकि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। शिल्पा, पगली, तू मेरी बहन जैसी है, भला मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करूंगी? चल बता, क्या हुआ तेरे साथ? कुसुम, जिस लड़के की बात तुम कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई सुमित था। शिल्पा हैरानी से, सुमित? कुसुम, हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, वो लड़का सुमित था। पहले सुमित ने मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। सुमित ने मुझे यकीन दिलाया कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर एक दिन मुझे शादी का झांसा देकर सहारनपुर ले आया और मुझे हिलाकर भेज दिया। मैं तो उसकी बत्तनी बनने के सपने देख रही थी, वो तो मुझे वैश्या बना गया। तुम सोच भी नहीं सकती इस कोटे पर मुझे कितना दर्द झेला है। अरे, मैं तो मौत के मुँह से वापस लौट कर आई हूँ। अगर मेरी बहन सुमन न होती तो शायद ही कोई यहाँ मेरा इलाज कराया। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आंखें साफ करते हुए कहा, क्या सुमन भी यहीं तुम्हारे साथ है? कुसुम, हाँ, मुझे यहाँ बेचने के बाद भी सुमित के कलेजे को ठंडक नहीं मिली। उसने सुमन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और उसे यह कहकर सहारनपुर ले आया, मिलाने ला रहा है। वो बेचारी मुझसे मिलने की चाह में बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ यहाँ आ गई और उस नीच मानस ने सुमन को भी यहाँ बेचकर चला गया। सुमन ने खुद उसे और उसके दोस्त स्वयं से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था, पहले कुसुम को कोठे पर ला बिठाया है, फिर सुमन को इस कोठे की रौनक बना दी। अगली बारी महक की है, इसके बाद पायल, फिर काजल। ऐसे करके पप्पू की सारी बेटियां इस कोठे को जीनत बनेगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी को नरक बना देना चाहता है। आखिर हम बहनों ने उसका क्या बिगाड़ा है? शिल्पा, सुमित बदले की आग में इस हद तक गिर सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पिताजी ने उसे सख्ती से मना किया था कि वह तुम्हारे परिवार को तकलीफ नहीं देगा। अरे, बाप के किए की सजा बच्चे को देना यह कहाँ का अन्याय है? कुसुम, क्या मतलब है तुम्हारा? शिल्पा, मेरी माँ की हत्या पिताजी ने नहीं बल्कि पप्पू जी ने की थी। कुसुम, क्या बकवास है? सुमित को बचाने के लिए कोई भी मंद ग्रंथ कहानी सुना रही है। शिल्पा, वही बात बता रही हूँ जो सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर यमुना नगर में इंस्पेक्टर करम से पूछो, यह बताएगा तुम्हें सच्चाई है कि कितनी बेबदर्दी से पप्पू चाचा ने मेरी माँ की हत्या की थी। और रही बात सुमित को बचाने की, तो जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकल गई उस दिन इस दुनिया में सुमित का आखिरी दिन होगा। जिन हाथों ने उसे चलाना सिखाया उन्हीं हाथों से उसकी जान ले लूंगी, यह वादा है तुमसे। कुसुम, लेकिन पिताजी सावित्री काकी को क्यों मारेंगे? वो तो रमेश काकी का के बहुत अच्छे दोस्त थे। शिल्पा, सारा कलानौर गांव जिस दोस्ती की कस्में खाता है, हकीकत में दोस्ती के रूप में दुश्मनी थी। पिताजी पप्पू चाचा के दोस्त कम अपना भाई ज्यादा मानते थे और पप्पू चाचा ने पिताजी को भाई तो दूर की बात अपने दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। बचपन में ही यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। पिताजी पढ़ने लिखने में होशियार थे, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आते थे। लेकिन पप्पू चाचा का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए वह हमेशा अपनी कक्षा में फेल हो जाते थे। स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें डांटती रहती थी और हमेशा यही कहती थी कि रमेश, कुछ सीख, कितना होशियार बच्चा है यह। पप्पू चाचा उस समय से पिताजी से नफरत करने लगे थे। फिर ये दोनों जवान हो गए तो दोनों के दिल घर वालों ने उन्हें खेती का काम सौंप दिया। पिताजी ने अपनी मेहनत और लगन से दिन रात चौगुनी तरक्की की। वही पप्पू चाचा के इन सब कर्मों से बड़ा आलस आता था। वो अपनी जिंदगी में ये सब नहीं करना चाहते थे। उनकी जिंदगी में जीवन मौज मस्ती के लिए ही बना था। वो इसलिए इस काम में असफल हो गए। उनकी जमीन पर खाद पानी न मिलने के कारण कभी उनकी जमीन पर फसल उगी ही नहीं पाई। फिर से उन्हें उन तीनों का सामना करना पड़ा कि रमेश से कुछ सीख, कितना मेहनती है और कितना होशियार लड़का है। पप्पू चाचा पिताजी की तारीफ
सुन सुनकर दिल ही दिल पिताजी से नफरत करने लगे थे।